सो हाय एवरीवन। तो आज हम अपना फ़िज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स का टॉपिक क्यों लिया है मैंने, तो अगर मैं HP टैट के एग्ज़ाम की बात करूँ, राइट, तो HP टैट का जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, वो हमारे पास होता है 150 मार्क्स का। तो कौन कौन से सेक्शन है उसमें, आपके BEd का पार्ट है जो 30 मार्क्स का, देन जिनके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, और लास्ट में क्या बचती है हमारे पास, GK। देन 30 मार्क्स का हर एक पार्ट है, तो हमारे पास 150 मार्क्स बनते हैं। तो आपको चाहिए कितने, 90 मार्क्स, राइट। तो 90 मार्क्स चाहिए आपको। तो अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आपके 80 to 85 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, बचते हैं आपके 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स कहाँ से बनेंगे आपके, बीएड वाला पार्ट और जीके वाला, क्योंकि बीएड में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास थ्योरीज के ऊपर होते हैं। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं थ्योरीज पे, कि जो हमारे पास कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें जैसे साइको एनालिसिस के ऊपर है, मतलब साइकोलॉजी जो टर्म है वो कहाँ से ली गई है, जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी, वो पूछ लेते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। तो 5 और 10 मार्क्स यहाँ से आपके कहीं नहीं जाते हैं, राइट। 10 मार्क्स तो आपके यहाँ से हो गए, और बचता है जीके वाला पार्ट। तो जीके वाला पार्ट, जीके जो है वो तो हम जितना पढ़े उतना कम है, राइट। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले पार्ट से हो गए, या फिर फिल्म फेयर वाले पार्ट से हो गए, या जनरल अवेयरनेस हो गए, जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने पढ़े होते हैं, राइट। तो वहाँ से क्वेश्चंस आ गए, तो यहाँ पे भी हम या 4 या 5 मार्क्स आपके लेके चलते हैं। तो आराम से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 मार्क्स के पास आप पहुँच रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। नॉन मेडिकल की बात करूँ तो नॉन मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिकॉज आप ग्रेजुएशन करके आए हो और जो ये लेवल है इतना ज़्यादा अप नहीं है। तो अगर आप ये अपना पार्ट अच्छे से तैयार कर रहे हो तो आपका क्लियर होने से एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता है इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और एक बात कि अगर आप ये पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो नेक्स्ट जब आपका कमीशन होगा तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, या ग्रेजुएशन का पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके लिए इजी रहेगा वहाँ पे, राइट। तो इसीलिए हमने केमिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 15 to 20 मार्क्स का आपका कवर हो चुका है, राइट। तो अब हम फिज़िक्स का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और थोड़े दिन के अंदर हम मैथ्स का भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो फिज़िक्स में मैंने सबसे पहला जो पार्ट लिया है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टॉपिक जो है इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। कोई भी पेपर है, 1-2 पेपर में तो आपके 3-3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपका है ये 10th की NCERT की बुक में से मैंने मतलब जो टॉपिक्स इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो वही 10th लेवल के ही आए हुए हैं आपके, राइट। तो हम सिर्फ वही टॉपिक्स अच्छे से करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन आए हैं आप सॉल्व कर सको, वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें करंट, तो करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें करंट क्या होता है हमारे पास, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, जब उनकी मूवमेंट होती है तो हमारे पास क्या आता है, करंट। ठीक है, तो करंट क्या हुआ हमारे पास, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जहाँ पे भी आयंस है, मतलब आयंस मीन्स क्या होगा, चार्ज है, तो चार्ज फ्लो करेंगे वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, करंट होगा। ठीक है, तो ये था करंट। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज चार्ज और दिस इज टाइम। ठीक है, कहीं पे भी आपके पास डेफिनेशन में आता है रेट ऑफ डैश डैश, जैसे यहाँ पे है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या है, मतलब रेट की बात कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बात कर रहा है उस टर्म की। जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी। रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास टाइम के बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी रेट आता है मतलब हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास Q/T। उसके बाद आती है इसकी SI यूनिट, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट। तो हमारे पास करंट की जो SI यूनिट है, अगर हम जो यूनिट्स पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे यूनिट्स पे, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो चार्ज है, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो है हमारे पास कूलम, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, राइट। बट जो इसकी SI यूनिट है वो हमारे पास होती है एम्पियर,
मतलब जिस साइंटिस्ट ने करंट के ऊपर स्टडी करी थी उनको एप्रिसिएशन के उसके ऊपर इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया था एम्पियर, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस। डिवाइस की कौन सी डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं, तो डिवाइस भी इसकी यूनिट से मिलती जुलती है, वो है एमीटर, ठीक है। तो ये करंट के बारे में हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, कि डायरेक्शन, हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो हम पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बता सकते हैं स्पेसिफिक कि करंट राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, अप है या डाउन है। हम डायरेक्शन देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी बिल्कुल उससे अपोजिट, तो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास होता है करंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है, लाइक जैसे हमारे पास कोई बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे हमने लेट्स से कि कोई एमीटर लगाया हुआ है ऐसे, सो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है। ये आपको पता है ये किसका है, बैटरी का साइन होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो इसमें लॉन्ग वाली लाइंस है वो पॉजिटिव साइन होता है, जो शॉर्ट वाली है वो नेगेटिव, और ये बल्ब का साइन होता है, ठीक है, सिंबल में है हमारे पास। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अभी हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे होंगे कि पॉजिटिव की तरफ आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, विच मीन्स इस डायरेक्शन में, मतलब करंट हमारा ऐसे होगा, राइट। तो ऐसे हम अपने जो मतलब करंट है उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास करंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। तो सेकंड टर्म हमारे पास आती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डोनेट करते हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल +Q चार्ज है, ठीक है, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। रीजन मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉय मैग्नेट देखी होंगी, वो छोटी छोटी सी जो ब्लैक सी मैग्नेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ये है हमारे पास, एक मैग्नेट ये है, अगर मैं इतनी दूर रखूँ उन मैग्नेट्स को, क्या वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखी हुई है तो वो अट्रैक्ट करेंगी नहीं, मैं क्लोज लेके आ रही हूँ, जब वो एक पर्टिकुलर रीजन में आ जाएंगी तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मतलब जो मैग्नेट है, कोई भी चाहे ये मैग्नेट है चाहिए, उनका एक पर्टिकुलर रीजन है हमारे पास। सिमिलरली जो हमारे पास चार्ज है उनका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, मतलब उस रीजन के तक ही उसका इन्फ्लुएंस है, उस रीजन से आगे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मतलब इस चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक चार्ज का क्या होता है, इन्फ्लुएंस। तो ये जो इसका इन्फ्लुएंस होता है ना, ये जो हमने स्फेरिकल रीजन बनाया है, राइट, जो मतलब हम बोलते हैं रीजन अराउंड द चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेट्स से कि हमारे पास है +Q चार्ज, राइट, हमारे पास है +Q चार्ज, तो इस +Q चार्ज को मैंने यहाँ लेके आना है, ठीक है, यहाँ लेके आना। अब इस पे कौन सा चार्ज है, +Q, इस पे भी कौन सा है, +Q। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नहीं रहेगा, ये दूर जाएगा इससे। रिपेल का मतलब वही हुआ ना कि दूर जाना, वो दूर जाएगा इससे, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस रीजन में ही इस चार्ज को रखें, राइट। तो मतलब इस चार्ज को उस रीजन में रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम नेचर से अपोजिट कोई चीज़ करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वर्क डन, वो वर्क डन जो उस चार्ज को ब्रिंग आउट करने के लिए इस रीजन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। द वर्क डन to bring out the charge in a certain region of a charge is known as a potential difference, right। तो potential difference का mathematically अगर देखें तो V is equal to work done upon charge होता है हमारे पास। potential difference is equal to work done upon charge, और ये very very important formula है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिकॉज आगे जब हम जो आगे जो टर्म्स है वो करने जा रहे हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है, और एज सच भी ये होता है। हमारे पास 21 का जो पेपर हुआ है उसमें सिंपल ये क्वेश्चन आया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज,
फिर उसके बाद उन्होंने वर्क डन इनटू टाइम करके ऐसे लिख दिया। तो अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली वर्क डन अपॉन चार्ज कर दोगे इसका आंसर, ठीक है ये। या फिर क्वेश्चन सिंपल आ जाता है कि आपके पास इतने वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और इतना चार्ज हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज दे रखा है तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो दो चीज़ें हमें दे रखी होंगी, तीसरी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आए हैं और एज सच ये फॉर्मूला भी आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। बाकी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क डन है जो हमारे पास, वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी होती है हमारे पास, वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो जो हमारी एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट है जाउल। तो जाउल पर कूलम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। बाकी जो इसकी यूनिट है, जैसे हमारे पास करंट की यूनिट थी वैसे ही इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट। क्या है इसकी यूनिट, वोल्ट। और जो डिवाइस है इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारे पास वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इस पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने बताया आपको, क्वेश्चंस आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। तो थर्ड जो आया टॉपिक वो आया आपके पास ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, मतलब हमने कंडीशन सेम रखी है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। मतलब जितना हम करंट देंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें। डायरेक्टली मतलब है कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर रही है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक जैसे चल रही है वैसे ही दूसरी चल रही है, ठीक है, वो मतलब होता है हमारे पास डायरेक्टली। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास आता है इक्वल टू का साइन और साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट, राइट। तो वो कांस्टेंट है यहाँ पे आर। तो इस आर को हम क्या बोलते हैं, इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इस आर को, रेजिस्टेंस, राइट। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, राइट। अपोजिशन, अपोज है, करंट को रोक रही है, तो उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा V/I। और इसकी ऐसे यूनिट, बिकॉज ये ओम्स ने लॉ दिया था तो उसी की अप्रिसिएशन के उसके ऊपर इनकी यूनिट का नाम दे दिया था इनको ओम, ठीक है। ये क्या है इसकी यूनिट, ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, ऐसे यूनिट क्या आई है हमारे पास, ओम, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल की मटेरियल है कोई, लेट से आपको लिखा है कि एक मटेरियल है उसका क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है बट बहुत कम है। उसके बाद सेकंड मटेरियल है उसका क्या है, अप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड मटेरियल है वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इनको कैटेगराइज करना है कि ये मटेरियल हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खुद में से पास करते हैं, मतलब करंट को पास करते हैं। तो जिसमें कम करंट हो, मतलब कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब उसमें उसी में से ज़्यादा करंट जाएगा, विच मीन्स कि वो कंडक्टर हुआ। उसके बाद जिसमें अप्रिशिएबल मतलब रेजिस्टेंस है, थोड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर, लाइक आर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई बार हमें करंट लगता है, कई बार नहीं लगता है, तो पुअर कंडक्टर। वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास ही नहीं कर रहा है। करंट पास किस वजह से नहीं कर रहा है, विच मीन्स उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो वो कौन सा मटेरियल होता है जिसमें से करंट पास नहीं करता है, तो वो है हमारे पास इंसुलेटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत ही कम है, तो वो कौन सा मटेरियल है हमारा, कंडक्टर, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर,
ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप ये अभी हम टैट के लिए देख रहे हैं, अगर कमीशन की बात करें वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस, इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास लेट्स से कि कोई वायर है, दिस इज अ वायर, ठीक है। तो ये वायर है, तो इस वायर की क्या है, एल है, और इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कैसे हमारे पास रेजिस्टेंस, तो जो लेंथ है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी थिक वायर होगी, ठीक है, एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थिक वायर, एक ये है हमारे पास वायर, लेट से एक ये वायर है, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब थिक वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, L/A, ऐसे आ गया। उसके बाद जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आया रो, कांस्टेंट आया रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये भी क्या प्रॉपर्टी है, करंट को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, आर, ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे, तो ये बाकी इसकी ऐसे यूनिट बनाए तो ऐसे यूनिट सेम। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, ओम मीटर, इसकी क्या आ गई, यूनिट। तो व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंडक्टिविटी एक टर्म, ठीक है। आपके पास, आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, यहाँ से आप निकाल लोगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली है एल। मैं हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ कि रेजिस्टेंस, मेरे को ऐसे जैसे कोई पूछे एकदम से मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं ये दोनों को कंपेयर करके तभी ये फॉर्मूला बनाती हूँ, ठीक है। फैक्टर्स भी याद हो रहे हैं साथ में, और साथ में हमारे पास एक्सप्रेशन भी लर्न हो रहा है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें क्रैम करना पड़ता है, तो हमें क्रैमिंग से बचना चाहिए, बिकॉज जो हम क्रैम करते हैं वो बहुत कम हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। इसलिए जितना समझ के चीज़ों को करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। तो यहाँ से रो हमारे पास क्या आएगा, RAL, राइट। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल मतलब 1/रो कर दिया हमने, 1/R कर दिया, और ये L ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो L नीचे, रो ऊपर, ऐसे। तो ये रेजिस्टिविटी थी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। और ये रेजिस्टेंस थी, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस, जिसको हम G से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज K, कापा भी बोलते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी, G क्या है, कंडक्टेंस, G क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये भी अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, इसके फैक्टर्स पे आया कनेक्टिविटी के, तो ये भी आ सकता है हमारे पास। बट ये जो कनेक्टिविटी है हम केमिस्ट्री का जो पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल आया हुआ है, राइट। तो वहाँ से न्यूमेरिकल आया है, उसको हम वहीं पे सॉल्व करेंगे, कैसा न्यूमेरिकल आया है। फॉर्मूला यही रहेगा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी हम अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट यहाँ से देखते हैं, ये हमारा 1/ओम, तो ओम मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसको लिख देते हैं हम ओम, ऐसे लाइट से। इसकी है मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बनी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब रेजिस्टिविटी का बिल्कुल रेसिप्रोकल ही है हमारे पास कंडक्टिविटी, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी। ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स भी इसी की यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में। क्वेश्चन इसके फैक्टर्स के ऊपर आता है, ठीक है, कंडक्टिविटी के फैक्टर्स के ऊपर। कैसा क्वेश्चन आता है, लेट्स से हमारे पास ना मटेरियल है, मटेरियल कौन कौन से है हमारे पास, जनरली 3 मटेरियल है हमारे पास, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, थर्ड वन इज इंसुलेटर, ये 3 टाइप्स के मटेरियल हैं। तो क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर, ठीक है, इनका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कौन सा मटेरियल होगा,
ठीक है, तो वो आता है हमारे पास। अब हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर तो मतलब कंडक्ट कर रहा है पहले से ही, तो कंडक्टर जो कंडक्टिविटी थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ऊपर क्या होता है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आसानी से यहाँ जा रहे हैं, बिकॉज गैप क्या है हमारे पास, कम, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारी मूवमेंट ज़्यादा होती है ना पार्टिकल की, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फास्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, तो हिंड्रेंस क्रिएट होगी। हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से क्या करेंगे, वो एक दूसरे को दूर करेंगे। तो उस वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, मैं के से डोनेट कर रही हूँ, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स में हिंड्रेंस होती है और रिपल्शन होनी स्टार्ट होती है, तो वो जंपिंग में उनको प्रॉब्लम आती है। उस वजह से क्या होती है, हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, विच मीन्स कि वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी विद राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज करती है, वो कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर। मतलब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इन विच मटीरियल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, की कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो कौन सा मटीरियल है, कंडक्टर, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक अप्रिशिएबल गैप होता है हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, मतलब वो जंप नहीं कर पाते हैं, पर जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मूवमेंट फास्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में। उसमें तो जंपिंग ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच रहे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज, विच मीन्स कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज करे, वो कौन सा मटीरियल है, semiconductor. So the material in which conductivity increase with increase in temperature is known as a semiconductor, ठीक है। इंसुलेटर पे कोई ऐसा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वो तो कंडक्ट नहीं करता चाहे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, राइट। तो रेजिस्टेंस के फैक्टर कौन कौन से आए, लेंथ, एरिया, राइट। और तीसरा फैक्टर कौन सा आया, अगर हमारे पास कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है तो रेजिस्टिविटी भी करेगी, और रेजिस्टिविटी कर रही है तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा टेम्परेचर पे। तो थर्ड फैक्टर कौन सा आया, टेम्परेचर, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। देन फोर्थ कई बार होता है नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। इसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रुपिंग और रेजिस्टर, और जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर कि हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो किसी भी डिवाइस में तो कैसे होता है, मतलब रेजिस्टर का जो साइन है वो ऐसा है, राइट, ऐसा। तो दो टाइप की हमारे पास होती है, एक होता है सीरीज में, और दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिकॉज ये हमारे लिए यूज़फुल है चीज़ें। लाइक यहाँ पे कुछ भी अब मैं वो नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि सीरीज़ में कैसा होगा, एक रजिस्टर यहाँ पे, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे, ऐसे ये बैटरी से कनेक्ट होगा हमारा सिस्टम। लेट्स से कि यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है, राइट। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R1, इसकी R2 और इसकी R3, राइट, ऐसे हुआ। मतलब अगर आपको याद नहीं रहता है, बट आप कैसे विद ट्रिक याद कर सकते हो वो मैं बता दूंगी, बट फिर भी आपको याद नहीं रहता तो आप सर्किट डायग्राम से कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारे पास करंट। तो अगर हम यहाँ से देखें, मतलब करंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो वो 10 यहाँ पे पहुँचा होगा, क्या यहाँ से कोई और रास्ता है जाने के लिए, नहीं, यहाँ भी 10 पहुँचा, यहाँ भी 10 पहुँचा, मतलब जो करंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या है, सेम। देखो रेजिस्टर है, रेजिस्टर की तो वैल्यू फिक्स होगी बिकॉज वो क्या है, कांस्टेंट, तो वेरी क्या करता है, या तो करंट वेरी करेगा या वोल्टेज वेरी करेगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास करंट सेम हो गया विच मीन्स वेरी क्या कर रहा है हमारे पास, वोल्टेज, मतलब इसकी वोल्टेज V1 होगी, इसकी V2 होगी, इसकी V3 होगी, राइट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे फॉर्मूला लेके आएंगे, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 + V2 + V3,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी किसके इक्वल है, आई आर। तो ये क्या आ जाएगा, करंट तो सब में सेम है, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। तो आई आई कॉमन करके कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस आई इन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आई आर वन, आर टू एंड आर थ्री। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपल एडिशन, मतलब होनी तो दोनों में एडिशन है, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपल एडिशन। तो सिंपली ऐड कर दो हमारे पास आर वन, आर टू, आर थ्री, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो कि ये तीनों रजिस्टर, मतलब कोई भी एन टाइम्स है ना, एन टाइम्स रजिस्टर है, कि एन जो टाइप्स आपके पास रजिस्टर है सेम है, तो आप कैसे रजिस्टर फाइंड करते हो, तो एन आर कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 2 2 2 4 रजिस्टर आपके पास 2 2 ओम के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने हैं 4, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आ गया 8 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 8 ओम। तो ऐसे हमारे पास होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होगा, लेट्स से कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से मान लो कि बैटरी से कनेक्टेड है। तो लेट्स से यहाँ से करंट आया हमारे पास, ठीक है, करंट कितना आ रहा है 10 एम्पियर ही आ रहा है। हमने ये सोचा कि 10 एम्पियर आ रहा है, तो 10 एम्पियर आ रहा है। अब यहाँ पर करंट के पास 3 पाथ है, मतलब यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, विच मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो गया, डिफरेंट। करंट क्या हो गया, डिफरेंट। वोल्टेज क्या होगी हमारी, सेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पास घर में कॉम्बिनेशन होता है, हमारे घर पे अप्लायंसेस है, उनमें कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या फिर पैरेलल, क्या लगता है आपको कौन सा होगा। हमारे जो इंडिया में है वो पावर सप्लाई कितनी है, हम बोलते हैं ना 220, कितनी है 220 वोल्ट, मतलब पूरे इंडिया में जो सप्लाई चलती है वो 220 वोल्टेज की है, मतलब वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रह रही है। तो वेरी क्या कर रहा होगा, एक चीज़ कांस्टेंट दूसरी वेरी, तो वेरी करंट कर रहा है। तो वेरी करंट किस में करता है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब जी हाउस होल्ड या हमारे पास घर में जो अप्लायंसेज है वहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी कर रहा है। तो अगर करंट वेरी कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम I यहाँ से फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, यहाँ पुट कर देते हैं, V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V कॉमन हो गया, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो ये तीनों रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम है, तब हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ओम 5 ओम 5 ओम रजिस्टर है, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास N अपॉन आर, ठीक है, N अपॉन आर। N अपॉन आर कैसे, N मतलब हमारे पास कितने रजिस्टर है 3, R मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 अपॉन 5 ओम जो है वो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के विद ट्रिक्स। आप कैसे लर्न कर सकते हो, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपल, मतलब सिंपली एडिशन हो जाएगी, पैरेलल में रेसिप्रोकल एडिशन होगी। ये तो हमें याद ही होता है कि एक में सिंपल है एक में रेसिप्रोकल है, बट याद नहीं रहता है कि किस में सिंपल है। तो एस फॉर सिंपल, एस फॉर सीरीज, ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यह था हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर के बारे में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। उसके बाद अगर आपके पास लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ओम के 5 रजिस्टर है, आपको बोला गया है कि 5 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू और आपके पास 5 रजिस्टर है, तो इसमें आप मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, दोनों में से एक। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 21 का क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, कुछ भी और रजिस्टर भी वेरी कर सकते हैं, तो आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा या फिर वो मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे, बिकॉज उसमें सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन से हमारी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके तो उसमें वैल्यू मिनिमम आएगी। तो 5 रजिस्टर है तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, एन आर करके मीन्स 5 इंटू 5 25 आ जाएगा हमारे पास, 25 ओम मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, N/R। तो N हमारे पास क्या है, 5 रजिस्टर है और 5 ओम ही वैल्यू है, तो 1 ओम इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है काफ़ी बार, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और ग्रुपिंग और रजिस्टर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे आप मैक्सिमम और वैल्यू फाइंड कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है वो आती है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, राइट। तो इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं आपके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, राइट। तो हमारे पास जो बैटरी है, अगर हम बात करें बैटरी है हमारे पास या फिर सेल की बात करें, वो क्या है, वो सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, कोई भी अप्लायंसेस है उसको बैटरी या जो हमारा सेल है वो प्रोवाइड करवा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी वजह से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, मतलब वो ख़त्म हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है हमारे पास, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में कंज्यूम होती है, हीट की फॉर्म में, राइट। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में कंज्यूम होती है, हीट की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने फ़ैन है काफ़ी देर उसको यूज़ करा तो वो गर्म हो जाता है ना, गर्म, तो वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो गर्म होता है। तो वही यही जो है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का हीट होना या फिर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका कंज्यूम होना इन दी फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये इन जनरल था, इस पे न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। ठीक है, हीट मतलब हीट के ऊपर आता है। हीट क्या है, हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी है हमारे पास, राइट। तो एनर्जी क्या थी हमारे पास, एनर्जी को हम वर्क डन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, वर्क डन। देखो कैसे रिलेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हीट है, हीट के बाद एनर्जी है, एनर्जी आपके पास वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था, पोटेंशियल में देखा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पोटेंशियल थी, पोटेंशियल क्या थी हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, V अपॉन क्यू। दिस फॉर्मूला इज हेयर, V अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब क्योंकि जो हमारे पास जब भी हीट की बात होगी तो हमें वैल्यू होगी वोल्टेज की, होगी रेजिस्टेंस की, होगी टाइम की, होगी करंट की होगी। चार्ज की वैल्यू वो कभी भी नहीं देगा हमें। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को चेंज करना होगा। तो कैसे, अब चार्ज से हमें करंट लेके आना है, तो हमें करंट का रिलेशन पता है क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज क्या आ गया, I/T, तो पुट इज हेयर, तो ये क्या बन गया, VIT। तो यानी कि जो हीट है हमारे पास वो क्या है, VIT। तो अगर आपके पास वोल्टेज, करंट और टाइम दिया है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास वोल्टेज नहीं दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो V की वैल्यू क्या होती है, IR, और IT एज इट इज़ आ गया, तो H इज इक्वल टू I²R/T आ गया हमारे पास। तो हीट की वैल्यू का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो कोई भी फॉर्मूला हो सकता है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपको किसी भी अप्लायंसेस में हीट है वो है 100 जूल, और जो टाइम है मतलब जो हीट है ये कंज्यूम हो रही है ईच सेकंड में, तो मतलब 1 सेकंड है हमारे पास टाइम, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम, और वो बोलता है कि वोल्टेज फाइंड करो। ठीक है, वोल्टेज फाइंड करो। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, इसमें हमारे पास क्या है, हीट है, वोल्टेज हमें फाइंड करनी है, करंट नहीं है, टाइम है। तो यहाँ से हम पहले करंट फाइंड कर लेते हैं, बट हमारे पास ना तो करंट है ना ही वोल्टेज है, दो हमारे पास दो टर्म्स नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट कितनी दे रखी है, 100, करंट नहीं है उसको रहने देते हैं, आर कितना देखा है 4, और टाइम 1 है, तो यहाँ से I² किसके इक्वल आ जाएगा, 100/4 यानी कि 25। तो आई क्या आ गया हमारे पास, 5 एम्पियर। तो आई हमें पता चल गया। अब हम V फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू क्या है, IR, तो V इज इक्वल टू I है 5 और रजिस्टर की वैल्यू 4, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई है। और जो ये क्वेश्चन है ये 3 या 4 बार रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन हीट के ऊपर। ठीक है, तो हीट का रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे आप, हीट मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क डन, तो वर्क डन का रिलेशन हमने पोटेंशियल में करा था, वहाँ से लेके आगे तो चार्ज का कोई काम नहीं है, तो चार्ज को रिप्लेस कर दो IT से। तो अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में V को चेंज कर दो। तो ये था हमारे पास हीट एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल काफ़ी आए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है हमारे पास पावर। ये जो हीटिंग इफेक्ट है और ये जो पावर है ये एनर्जी से ही मिलते जुलते टर्म्स है हमारे पास, राइट। तो पावर इन जनरल अगर हम पावर की बात करें
पावर, पावर क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई भी वर्क डन है उसको करने के लिए हम कितना टाइम ले रहे हैं, वो क्या है हमारी पावर। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो जल्दी काम करेगा, जिसकी पावर कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, मतलब डूइंग, रेट किसका, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बात कर रहा है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन का कोई काम होता नहीं, तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, क्या आया, V अपॉन क्यू, नीचे आ गया T, तो पावर इज इक्वल टू V, क्यू अपॉन T किसके इक्वल होता है, I। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। ये हमारे पास, बाकी इसको चेंज करना है तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू तो V को चेंज कर दो, अगर करंट की वैल्यू करंट चेंज कर, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो फॉर्मूले को, ठीक है। बाकी इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो इसकी जो ऐसे यूनिट है वो है हमारे पास वोट। क्या है पावर की ऐसे यूनिट, वोट, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत स्मॉलर यूनिट होती है, जो हमारे पास अगर हम वॉट की बात करें तो ये स्मॉलर यूनिट होती है, इसीलिए जो भी पावर कंजप्शन होती है उसमें लिखा होता है किलो वोट, तो मतलब वो किलो वोट हमारे पास यूनिट होती है, ठीक है, बड़ी यूनिट होती है। किलो वोट मतलब 10⁻³ वोट आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने एक टर्म सुनी होगी किलो वोट आर, काफ़ी फेमिलियर होंगे आप इस यूनिट से। तो इसमें क्या आ रहा है, किलो वोट, मतलब ये वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, और ये आर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो पावर इंटू टाइम, हाँ अभी हमें पावर इंटू टाइम देखना है। तो अभी हमने निकाला था कि जो पावर है वो हमारे पास क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहाँ से वर्क डन आ गया, पावर इंटू टाइम, वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो विच मीन्स कि जो ये किलो वॉट आर है ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, किलो वॉट आर, और जो ये किलो वॉट आर है ये हमारे पास 1 यूनिट, जो हम बोलते हैं ना घर पे कि इतनी यूनिट हमारी बिजली कंज्यूम हुई है, इतनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि इतने यूनिट जो हैं वो हमें, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो रिलीज़ किए गए हैं, तो वो है ये यूनिट किलो वॉट आर। तो इस यूनिट को क्वेश्चन आता है कि जो 1 यूनिट है ये किलो वॉट आर है किसके इक्वल होता है, तो इसको हमें ऐसे ही सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिस्टम में वॉट यूनिट होगी, तो किलो है तो किलो का मतलब क्या होगा, 1000, उसके बाद आर है, आर को सेकंड में करेंगे तो 3600, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 36 इंटू 10⁻⁵, कई बार ऐसे होता है 3.6, ठीक है, 3.6 इंटू ये क्या आ जाएगा 10⁻⁶ जाउल, ये ऐसे ही सिस्टम में। तो जो 1 यूनिट है हमारे पास, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो हमारे पास 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल, या फिर देखो ये 36 अपॉन 10⁻⁵ है। इससे ये कैसे बना, देखो पॉइंट आया नीचे, तो पॉइंट आया विच मीन्स नीचे 10 होगा, ये हमने अपनी तरफ से लगाया 10, तो अपनी तरफ से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये तो बन गया 3.6, यहाँ पे 5 था, एक ऐड होगी, तो ये बन गया 10⁻⁶ जाउल। तो 1 किलो वाट जो आर है वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल के यूनिट, चाहे 1 किलो वाट आर की बात कर लो या फिर 1 यूनिट की बात कर लो, वो इसके इक्वल होता है। और जो किलो वाट आर है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। सिंपल अगर हम वाट की बात करें तो वो किसकी यूनिट है, वो हमारे पास पावर की यूनिट है, और पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर के बारे में। तो मतलब कैसे न्यूमेरिकल है उसका थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मैंने साथ साथ में आपको बताया। बट नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, करंट से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, रजिस्टर ग्रुपिंग और पैरेलल वाले, मैक्सिमम मिनिमम वाले, पावर वाले, हीट वाले, या फिर ये किलोवाट आर वाले, जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसमें यही था, और यही क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं आपके हर एक पेपर में, ठीक है। थैंक यू।